कहानी ने शिकायत क्यों नहीं की, उपन्यास ने क्यों नहीं की? कबीर तो थे ही नहीं ना, तो कबीर के पास आलोचक कैसे पहुंचा? तो सवाल ये है कि अगर हमारी विधा के पास, अगर हमारे पास उस तरह की व्यंग रचनाएं हैं तो आलोचक को बाध्य होकर आना पड़ेगा। हम कैसे कहें कि हमारी आलोचना कर दीजिए? आप हमारा या तो आदर करते हैं, मान लीजिए स्नेह करते हैं, और हम अपनी व्यंग रचना आपको भेजते हैं कि इस पर कुछ लिख दीजिए। अब सवाल ये है कि संबंध बहुत अच्छे हैं लेकिन रचना अच्छी नहीं है, तो लिखेंगे क्या? विजय बहादुर सिंह जी हमारे मित्र हैं, हम पर बड़ा स्नेह करते हैं, आप कहें लिख दीजिए, तो पहले हमें दम चाहिए ना, हमारे पास रचना होना चाहिए ना। तो एक्चुअल में जैसे परसाई हैं श्रीलाल शुक्ल, तो एक्चुअल में उपन्यास की वजह से हैं, जो व्यंग निबंध की वजह से कितने लोग हैं, कोई नहीं है परसाई के अलावा उस लेवल पे। शरद जोशी भी परसाई के लेवल पर नहीं है आलोचक की दृष्टि से जब आप देखें तो। मतलब हमारा ये कि जब हमारे पास रचना होगी, जैसे परसाई जी के लिए तो नंबर सिंह को कहना पड़ा ना लोगों से कि थोड़ा लिखिए आप, परसाई पर भी काम होना चाहिए। तो एक्चुअल में हमारे पास उस तरह की रचनाएं नहीं हैं। तो पहला काम हमारा ये है कि हम विधा को समृद्ध करें और लोगों को बाध्य करें कि उस पर चर्चा हो, और आलोचकों से भी जिन्होंने थोड़ा सा व्यंग को एक हल्की विधा मान रखा है, या जैसे अभी आप कर रहे थे कि व्यंग के नाम पर क्या क्या हो रहा है, तो उससे भी थोड़ा आलोचक भी थोड़ा सा उदार हों और वो भी इस विधा पर कृपा करें। और जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तब तक इस विधा का उद्धार भी नहीं होगा। उसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है, जैसे आपने परसाई जी का जिक्र किया, मैंने कहीं पढ़ा ही था कि परसाई जी जो हैं वो उनका दिनचर्या में शामिल था, वो डेली जबलपुर में 1 घंटा वो ओमती थाने में जाके बैठा करते थे, और वो जाकर चाय की कैंटीनों पे मजदूरों के बीच जाते थे, और वहाँ फिर वो उनको चीज़ मिलती थी। मैडम यहाँ बैठी, मैडम के नाना जी ने तो लिखा ही है कि खेतों में बंदूकें उगती, गली गली में बम बिकता है, आ तुझको मैं सैर करा दूँ, घर में घुस के क्या लिखता है। दिक्कत वही है कि हमारे व्यंग्यकार घर में घुस के लिख के कल्पना करके लिख रहे हैं। तो जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, परसाई जी यदि थाने में जाके नहीं बैठते तो कहाँ से इंस्पेक्टर मातादीन में लिखते कि तुम चांद पे जा रहे हो तो एसपी साहब की पत्नी के लिए एड़ी घिसने का पत्थर लेते आना। तो लिखने के लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है 40 मिनट का समय था, 30 मिनट हो गया, 5-5 मिनट का समय अभिषेक जी ने व्यंग के लिए दिया था कि हम लोग एक व्यंग, आप पहले बस आधे मिनट में बात करना चाहेंगे। आपने कहा कि व्यंगकार को बाहर निकलना पड़ेगा, तो व्यंगकार जो है बिल्कुल ही घर में न जाए और 24 घंटे फील्ड में ही रहे, तो भी अगर दृष्टि उसके पास नहीं है तो नहीं। परसाई जी बाद में बरसों बिस्तर पर रहे लेकिन लिखते रहे क्योंकि दृष्टि उनके पास थी। सवाल ये है कि आप खड़े कहाँ हैं, चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं। चीज़ों को जब तक देखने की दृष्टि आपके पास नहीं हो तब तक ना आप व्यंग लिख सकते हैं, ना कविता लिख सकते हैं, कुछ। तो दृष्टि बहुत ज़रूरी है। और रचना पाठ तो व्यंग को इतना तो आप मौका देंगे कि मंच पे आ जाए हैं, क्योंकि व्यंग जैसे ही मंच पे आया तो लोगों को कहा अरे क्या कर रहे हो यहाँ पर, वो तो व्यंग तो मंच पर आ गया, आपने कहा तो सम्मान करिए, तो वो तो साहब वहाँ खड़े हो गए हैं और वहाँ से दहाड़ रहे हैं, तो बड़ा क्या रहे आप क्या कर रहे हैं। और फिर उसमें भी हमारे साथी का माइक खराब कर दिया। नहीं, उसमें मेरा ही षड्यंत्र था आपको यहाँ बुलाना। लेकिन जैसी परिस्थितियाँ हम ये कह रहे थे, भले ही मजाक में हो वो, इन्हीं परिस्थितियों से ही व्यंग आगे आएगा। क्योंकि जो सबसे दुनिया में जो सबसे खराब समय होता है, चाहे देश में चाहे समाज में, वही रचना के लिए सबसे अच्छा समय होता है। सबसे खराब समय सबसे अच्छी रचना के लिए सबसे अच्छा समय है। तो समय कम है, एक व्यंग रचना है, शीर्षक है गिरने का मौसम। अब देखिए इस पर किसी ने ताज्जुब नहीं किया क्योंकि एक्चुअल में है मौसम गिरने का। अब बेदिन हवा हुए जब गिरने को गिरी हुई निगाह से देखा जाता था। पहले कभी कोई जानबूझकर तो छोड़िए, धोखे से भी अगर जरा सा भी गिर जाता था तो लोग उसे इतना गिरा देते थे कि वह फिर उठने लायक नहीं रह जाता था।
कभी तो ये भी होता कि फिसलने तक को गिरने की तरह ही देखा जाता। कुछ तो इतने दिव्य दृष्टि संपन्न होते थे कि किसी को देखकर ही भविष्यवाणी कर देते थे कि देखना क्या एक ना एक दिन गिरेगा जरूर, और वे इसे इतना प्रचारित करते कि लोग उसके गिरने की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगते। वह भी इस जनभावना के सम्मान की खातिर अंततः खुद को गिरा लेता। धीरे धीरे गिरना चलन में आ गया और जिसे जब मौका मिलता धड़ाम से गिर जाता। लेकिन ध्यान चाहूँगा, लेकिन अभी गिरने में आवाज़ बची हुई थी। लेकिन अभी गिरने में आवाज़ बची हुई थी। कालांतर में यह आवाज़ भी जाती रही और लोग बेआवाज़ होकर गिरने लगे। पता ही नहीं चलता कि कौन कब कहाँ और किस तरह से गिरा और कितना गिरा। गिरना अब आश्चर्य के विषय न होकर एक नित्य क्रिया का विषय हो गया। जो गिरना नहीं जानते थे वे भी सबको गिरता हुआ देख गिरने लगे। लोगों को गिरने में तरह एक अजीब तरह का सुख मिलने लगा। वे गिरने के बहाने ढूंढने लगे। कभी कभी तो गिरने की कोई वजह न होने पर भी लोग आराम से गिर जाते और धूल झाड़कर हंसने लगते। इधर गिरने की दिशा में हमने काफ़ी तरक्की कर ली है। गिरने ने एक गरिमा प्राप्त कर ली है। पहले लोग गिरकर उठते थे, अब उठकर गिरने लगे हैं। पहले लोग गिरकर उठते थे, अब उठकर गिरने लगे हैं। गिरना अब एक कला हो गया है। लोग इस कला पर रीझ रहे हैं। गिरने वाले की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह क्या अंदाज है गिरने का। सुबह से लेकर शाम तक लोग गिरते रहते हैं। यह गिरने का मौसम है, गिरे हुए लोगों का मौसम है। अब ना गिरने को शक की नज़र से देखा जाता है। कोई बहुत दिनों तक नहीं गिरता तो लोग उसे लेकर तरह तरह से चिंतित होते हैं। यार अपने रामलाल जी का तो बड़ा बुरा हाल है। कोई कहता है क्यों, क्या हुआ, गिर गए क्या? कोई पूछता है, अरे गिरे नहीं, अरे गिरे ही तो नहीं, अब तक पता ही नहीं बेचारों पर क्या बीत रही होगी। वे अपनी चिंता जाहिर करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, जरूरी तो नहीं कि कोई गिरे ही, अजीब आदमी हो। भला इतने दिनों तक कोई बिना गिरे कैसे रह सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। रामलाल जी भले आदमी हैं, वे भला क्यों गिरने लगे? जनाब आजकल गिरकर ही लोग भले बनते हैं। जनाब आजकल गिरकर ही लोग भले बनते हैं। बिना गिरे को ये कितने दिन रह सकता है? आखिर एक ना एक दिन तो गिरना ही है। श्यामलाल जी को देखो, श्यामलाल जी को देखो, समय से गिर गए तो आज लाखों में खेल रहे हैं। श्यामलाल जी को देखो, समय से गिर गए तो आज लाखों में खेल रहे हैं, मान सम्मान पा रहे हैं सो अलग। रामलाल जी तुम्हारे मित्र हैं, उनसे कहो कि गिरने का इससे अच्छा समय आगे ना आएगा। बाल बच्चों का ख्याल करके ही गिर रहे हैं, बाल बच्चों का ख्याल करके ही गिर रहे हैं। वे बहुत जिद्दी किस्म के जीव हैं। वे कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन गिरूंगा नहीं। गिरने के इस अनुकूल वातावरण में भी जो लोग नहीं गिरते वे समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं। लोग उन्हें हे दृष्टि से देखने लगते हैं। समझदार आदमी गिरने के नए नए अवसरों की फिराक में रहता है। अवसर नहीं मिलता तो पैदा करता है। कुछ चतुर लोग पहले गिर जाते हैं और फिर अपने गिरने को अवसर बना देते हैं। कुछ चतुर लोग पहले गिर जाते हैं और फिर अपने गिरने को अवसर बना लेते हैं। गिरना आज उन्नति की निशानी माना जाने लगा है। गिरो और आगे बढ़ जाओ, उठने की भी सोचो ही मत। कुछ लोगों ने गिरने की इस प्रवृत्ति का लाभ उठाकर बाकायदा गिरने की कला के प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर रखे हैं। मात्र 15 दिनों में गिरने की कला सीखें, शुल्क मात्र 2000 रुपये। ऐसे इश्तिहार लोगों का मन मोह रहे हैं। गिरे हुओं को उठाने का विचार पाप समझा जा रहा है। गिरना और गिराना सामाजिक शिष्टाचार बन गया है। जहाँ सभी गिर रहे हों या गिरने की सोच रहे हों, वहाँ उठने उठाने की तो बात करना ही बेईमानी है। बंधु यह गिरने का, बंधु यह गिरने का बल्कि बुरी तरह से गिरने का मौसम है। आओ मिलजुल कर गिरें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। धन्यवाद।
हेलो, आवाज़ आ रही है? और जैसी कि परंपरा है, चूँकि उन्होंने हमें अवसर दिया तो हम उनको भी देंगे। मैं खुद को ही आमंत्रित करने वाला था वैसे। दुष्यंत कुमार जी को फिर से लाता हूँ। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो इस व्यंग्य का शीर्षक है दूध की नदी, एक अज्ञात देश की रुदन कथा। कोई एक देश था, और जैसा कि हर देश में होता है उसका भी एक राजा था। और जैसा कि आम तौर पर नहीं होता, राजा बड़ा प्रजावत्सल था। उसने देखा कि बड़े बड़े देशों में दूध की नदियां बहती हैं, उनकी प्रजा बड़ी खुश और पुष्ट रहती है। लिहाजा उसने भी घोषणा करी कि मैं भी अपने देश में दूध की नदी बहाऊंगा, प्रजा तक सीधा दूध पहुंचेगा और अब हमारी प्रजा भी हष्टपुष्ट और प्रसन्न रहेगी। तो साथ दूसरे देशों की तकनीक ली गई, विस्तृत डीपीआर और विशाल बजट के साथ नदी तैयार हुई। जैसे ही उसमें दूध डाला गया, चारों ओर अपार हर्ष छा गया। राजा से ज्यादा मीडिया हर्षित हुआ और इस हर्ष को जन जन तक पहुंचा दिया गया। इधर डाला गया दूध जैसे ही बहने को हुआ कि राजा के अमले को ध्यान आया, यार इसमें तो दूध के साथ मलाई भी है। किसी ने बताया प्रोजेक्ट तो केवल दूध का था, मलाई का थोड़ा था। तो अब क्या किया जाए? वेरी सिंपल, उन्हें मलाई निकाल ली, आपस में बांट ली और खालिस दूध जो है नदी में ढोल दिया। ये देख के राजा की आंखों से खुशी की नदियां बह निकली। अब साहब जो दूध की नदी बही वो निचले प्रदेशों में पहुंचने को हुई, तो निचले प्रदेशों के अमले ने देखा कि इसमें तो खाली दूध ही दूध है। ऐसा कैसे? दूध में तो मलाई भी होती थी। वे भुनभुनाए कि साले ऊपर वालों ने सारी मलाई चाप ली, हद है। एक एडवाइजर ने सुझाया दूध में इतनी ईमानदारी तो रहती है कि कितना ही बहाव थोड़ी बहुत मलाई निकल ही आती है। लिहाजा नदी को नीचे बहाने से पहले दूध को फटाफट एक बार फिर फेंटा गया और फेंटने फेंटने में जो फैट मिला वो यहाँ रख लिया गया और रख क्या लिया गया, आपस में बांट लिया गया। अब साहब नदी फिर नीचे को बहने को शुरू हुई, कल बहती थोड़ा नीचे पहुंची कि निचले अमले ने देखा कि यार नदी तो बढ़िया है, एकदम खालिस दूध चला आ रहा है। किसी ने प्रजा वात्सल्य में एकदम भावुक होकर चिताया कि प्रजा को खालिस दूध बचेगा नहीं, 10 वर्ष लग जाएंगे तो समेटना तो अपने को ही पड़ेगा ना। बात तो बड़ी कायदे की कही। कोई बोला अच्छा रहा कि अभी बता दिया, वरना दस्तों की अलग नदियां बह निकलती। यो एक ने ठट्टा किया कि यार दिक्कत क्या है, हम तो 10 की नदी से भी अपने काम की चीज निकाल लेते। सभी हंस पड़े। फिर किसी ने काम की एक सलाह दी कि यदि इसमें 20% पानी मिला दिया जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, नदी तो दूध की होगी ना। बात सभी को पसंद आई। 20% शुद्धता आपस में एकदम शुद्धता के साथ बांट ली गई और फिर नदी फिर नीचे बहा दी गई। नदी थोड़ा और नीचे पहुंची तो और नीचे वाले अमले के मुंह में भी पानी भर आया। उनने उंगली डुबो के देखा कि मोटा मोटी दूध तो मस्त है, क्यों ना इसमें 10% पानी मिला दें। कौन देख रहा है, आटे में नमक ही तो होगा, फिर अपन तो वैसे भी नमक में आटा कर देते हैं। सो उन्होंने 10% शुद्धता निकालकर 10% पानी मिलाया और नदी नीचे ढोल दी। नदी नीचे की ओर बहती रही और हर स्तर पर थोड़ा पानी मिलाकर उसे नीचे बहा दिया गया। इस दौरान सवाल आया कि कभी किसी ने जबरिया उंगली डुबोकर चेक किया तो फिर क्या होगा? जवाब भी अपनों ने दिया। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल वाले कौन अपने से अलग हैं, उनका बस चले तो पानी में मलाई दिखा दें, हमें तो दूध ही दिखाना है। सो उन्होंने नदी में डुबकियां लगाई और थोड़ा और पानी मिलाकर नदी नीचे डोल दी। बहते बहते दूध की नदी प्रजा तक पहुंची। नीचे नीचे पानी, ऊपर ऊपर दूध। प्रजा प्रसन्न हो गई। आज तक दूध की नदी कभी देखी नहीं थी, केवल सुनी थी। आज अपनी आंखों से देख भी ली। उनकी आंखों से भी खुशी की नदियां बह निकली। अभी वो अपने खुशी के आंसू पहुंच ही रहे थे कि ऊपर से पुचकार आई, आप प्रजा दूध पी। प्रजा नदी में कूद गई, खूब दूध पिया। दुनिया में डंका बज गया कि उस देश में भी दूध की नदी बह गई है और जनता कूद कूद कर दूध पी रही है। यूँ बात जब ओवरऑल ग्रोथ की आई तो पाया गया कि बहाव में ऊपर से नीचे का अमला तो खूब मोटा गया। कोई 50%, कोई 25%, कोई 20%, कोई 10%, मगर कुपोषित प्रजा धेले भर नहीं मोटाई। मोटाना तो छोड़िए, सिंगल फीसदी ग्रोथ नहीं दिखी उनके पिचके हुए पेटों में। आप कहेंगे हद है, ऐसा भी कहीं होता है? इतना सब हुआ और कोई बोलने वाला नहीं पाया गया, ऐसा कैसा देश? तो साहब बोलने वाले तो पाए गए मगर बोले नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं बोले, हम बताते हैं। पाया यह गया कि उनके मुंह में दही जमा था।
अरे दही, दूध की नदी में दही कैसे? वेरी सिंपल, वही मलाई काम आई। सब जगह मलाई, अरे नहीं यार इतना अंधेर थोड़ी होता है। जहाँ मलाई काम नहीं आई वहाँ भाई साहब वहाँ मट्ठा काम आ गया। धन्यवाद। हमने दोनों लोगों ने समय सीमा में बैंक को निपटा दिया। वाकई में जोरदार तालियां होनी चाहिए कि कोई, अब जब व्यंग्यकार खुद कहे हमने व्यंग्य को निपटा दिया तो फिर दूसरों से शिकायतें कैसी। बहरहाल मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं हमारे दोनों मूर्धन्य साहित्यकारों का, और साथ ही संतोष भाई से निवेदन करता हूं कि स्मृति चिन्ह देकर सम्मेलन की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आधे मन से ताली मत बजाइए। एक साहित्यकार इन तालियों का भूखा रहता है। आपका एक हो गया उसमें हाथ लगा रहे हैं, आपका एक हो गया उसमें भी हाथ लगा रहे हैं। भले आदमी ऐसा ही करते हैं। संतोष भैया, भले आदमी ऐसा ही करते हैं। दीक्षित जी का बड़ा फेमस व्यंग्य है भले आदमी, उसी से मैं ये पंक्तियां ले रहा था। बहरहाल साथियों हम आगे चलते हैं और अगले सत्र की ओर चलते हैं, जो आज मौजूदा समय में बहुत बड़ी चुनौती है। तो बड़े एहतराम के साथ मैं मंच पर आदरणीय मणिमोहन जी को आमंत्रित करता हूं, भाई गीत चतुर्वेदी को आमंत्रित करता हूं, भाई सारंग उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपने संवाद के सत्र को आगे लेकर जाएं। AI एवं अनुवाद की चुनौतियां। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी साथियों के लिए। नमस्कार मित्रों, जो संवाद सत्र हमारे कल से जारी थे इस मंच से, उसी श्रृंखला में ये सेकंड लास्ट संवाद सत्र है। इसके बाद एक और संवाद का सत्र होगा जिसमें यूनुस खान जी से हमारे अभिषेक वर्मा जी बातचीत करेंगे। ये जो सत्र है ये हमने थोड़ा सा अलग हटके इसके विषय हम लोगों ने तय किया था। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें हमारी पूरी नौजवान पीढ़ी से लेकर हम लोगों तक और XY Z जेन जेड जितनी भी जनरेशन हैं लगभग सब इसमें रुचि ले रहे हैं। इसलिए इस सत्र का जो विषय हम लोगों ने यही तय किया था, और तय करते वक्त यह भी तय हुआ था कि इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में भाई गीत चतुर्वेदी होंगे और सारंग उपाध्याय होंगे। यह भी एक सहयोग है कि शाम के सत्र में हमारे इन दोनों ही युवा मित्रों को वागीश्वरी पुरस्कार दिया जाना है। गीत चतुर्वेदी जी को उनका जो निबंध संग्रह है अधूरी चीज़ों के देवता, उसके लिए, और भाई सारंग उपाध्याय का जो संकलन है, उपन्यास है सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डोंगरी, उसके लिए वागीश्वरी पुरस्कार दिया जाना है। तो चूँकि समय बहुत कम है इसलिए मैं बहुत संक्षेप में हमारे दोनों रचनाकारों का परिचय यहाँ से पढ़ना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जितना भी समय हमें मिला है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम यहाँ से बातचीत में करें। मैं भाई गीत चतुर्वेदी जी के परिचय में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि वे कवि हैं, कथाकार हैं, निबंधकार भी हैं, और लगभग 12 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं, जिसमें कथा संग्रह भी हैं, कविता संग्रह भी हैं, और एक उपन्यास सिम सिम नाम से प्रकाशित हुआ है। अधूरी चीज़ों के देवता निबंध संग्रह है जिस पर आज वागीश्वरी पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। कविता के लिए उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है। कथा सम्मान शैलेश मटियानी
जी के स्मृति में उनको मिला हुआ है, और 2 बड़ी महत्वपूर्ण फेलोशिप भी उन्हें मिली है, जिसमें कृष्ण बलदेव वैद्य और रजा फेलोशिप मिली है। हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यूके की एक संस्था है वातायन अंतर्राष्ट्रीय, उनका वातायन अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ है, और उनकी रचनाएं अंग्रेजी सहित देश दुनिया की तमाम भाषाओं में अनुदित हुई हैं। और एक और उपलब्धि है उनके हिस्से में कि उनका जो उपन्यास है जो 2019 में जो उपन्यास जो सिमसिम है, उसका अंग्रेजी अनुवाद अनीता गोपालन जी ने किया था। हम सब लोग उनके नाम से परिचित हैं, जिसे पैन अमेरिका ने पैन हैम ट्रांसलेशन ग्रांट अवार्ड दिया था उनको। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और 2023 में इस उपन्यास को द JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर की लॉन्ग लिस्ट में भी उसे शामिल किया गया था। दूसरे हमारे जो युवा साथी हैं सारंग उपाध्याय जी हैं, कवि और कथाकार हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी ब्लॉग्स पर उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। एक चर्चित उपन्यास, जैसा मैंने अभी उसका नाम भी बताया, सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डोंगरी, राजकमल से प्रकाशित है। और इस कम उम्र में राजकमल जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन से पुस्तक आ जाना, ये भी एक उपलब्धि ही कहूँगा मैं। इसी उपन्यास पर उन्हें शैलेश मटियानी सम्मान भी मिला था। और जैसा कि बताया, वागीश्वरी पुरस्कार तो उन्हें आज मिलना ही है। इसके पहले गत वर्ष उन्हें पुनर्नवा पुरस्कार भी मिला था उनकी कहानियों के लिए। और पिछले 15 वर्षों से वे पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में अमर उजाला डिजिटल जो संस्करण है दिल्ली में, उसमें वो फीचर एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। और आज उनको यहाँ जो हम लोगों ने आमंत्रित किया है, उसके पीछे से कारण सिर्फ यह है कि वे AI पर लगातार काम कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और बहुत जल्दी उनकी एक पुस्तक भी AI को लेकर आने वाली है, जिसमें AI और लोकतांत्रिक मूल्य, इस शीर्षक से संभवतः उनकी किताब बहुत जल्दी हम लोगों के बीच होगी। तो मैं हमारे दोनों साथियों का बहुत स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि अब देर ना करते हुए हम अपनी संवाद का सत्र शुरू करें। हेलो, एक बार फिर से स्वागत है गीत भाई और सारंग जी। जैसा कि हम जानते हैं कि AI एक ऐसा बड़ा बर्निंग सा टॉपिक है। बच्चे होमवर्क